हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 12th क्लास है और 12th क्लास में मेरे प्यारे बच्चों हम लोग आपका देख रहे हैं हिस्ट्री की बात करके राजा किसान और नगरों की हम लोग बात कर रहे थे। एक लेक्चर हमारा पूरे चैप्टर में हो चुका था। प्रिंसेस जो हमने देखा उसने क्या क्या खोज किया है, कैसे हमने ब्राह्मी और स्क्रिप्ट के बारे में हमने पढ़ा है, अभिलेखों की आरंभिक खोज और उनकी जानकारी को भी हमने देखा है। क्लियर है। तो इन सब चीजों को हमने जान के पढ़ लिया था, इन सब को हमने देख लिया था और एक एक करके हमने देख लिया और पढ़ लिया। ठीक है, जब तक कोई डाउट कोई क्वेरी मेरे प्यारे बच्चों। आरंभिक 16 महाजनपद को 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आपने देखा कि कहाँ कहाँ पर ये बनते हैं। ठीक है, चलिए देख लिया। इतना हम पढ़ चुके थे और 16 महाजनपद में कल हम बाप के मगध को देख रहे थे और अब ये देख रहे थे कि मगध का उत्कृष्ट होने का क्या कारण है, कि मगध इतना शक्तिशाली क्यों हो गया। क्लियर है। और मगध में ये सारी चीजें कैसे उभर कर सामने आई, घर्णन इतना था शक्तिशाली क्यों हुआ, क्या क्या चीजें रही मगध के पावरफुल होने में, वो कौन से फैक्टर थे, उन सारी चीजों की हम लोग आपका एक एक करके इसमें बात कर। क्लियर है, देख लिया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और पूरा क्षेत्र को हमने पढ़ लिया। क्लियर है। अशोक का जो स्तंभ है ये हमने देख लिया, क्या उसका प्रशासन था, कौन कौन थे, मौर्य प्रशासन के बारे में काफी कुछ जानकारी हमने जुटाई थी। देख लिया, आगे बढ़ जाएं। चलिए, साम्राज्य के संचालन के लिए भूमि और नदियां दोनों मार्ग से आप आवागमन बना रहा है और ये सब अत्यंत आवश्यक थी। राजधानी से प्रांतों तक जाने का कई सप्ताह या महीनों का समय लगता था। इसका अर्थ यह है कि यात्री के लिए खाना पीने की व्यवस्था और उनकी सुरक्षा करनी पड़ती थी। स्पष्ट प्रतीक होता है कि सेना सुरक्षा के एक प्रमुख माध्यम रही है। मेगास्थनीज ने सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति और 6 उप समितियों का उल्लेख किया है। इसमें काम नौसेना का संचालन करता था, दूसरी यातायात और खान पान का संचालन, तीसरा काम पैदल सैनिकों का संचालन, चौथा अश्वरोही और पांचवी जो है रथारोही और छठी काम हाथियों की संचालन था। दूसरी उप समिति का दायित्व विभिन्न प्रकार का था। उपकरणों के ढंग से बैलगाड़ी की व्यवस्था, सैनिकों के लिए भोजन, जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था, सैनिकों की देखभाल के लिए और सेवकों और शिल्पकारों की नियुक्ति, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत होती थी। क्लियर है। और इन्हीं को हम एक एक करके आपका देखते रहते थे कि भाई ये किस प्रकार की नीतियां हैं, किस प्रकार का काम हो रहा है, कैसे कैसे करके चल रहा है, कैसे कैसे करके सब हो रहा है, इनको हम देखने का और जानने का प्रयास। क्लियर है। और इनको हम देखते हैं। ठीक, देख लिया, इतना देख लिया। अशोक ने अपने साम्राज्य को अखंड बनाए रखने का प्रयास किया। धम्म के विचार द्वारा किए गए, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा है कि धम्म के सिद्धांत को बहुत साधारण और सार्वभौमिक था। अशोक के अनुसार धम्म के माध्यम से ही लोग अपने जीवन में इस संसार में सबके बाद संसार में अच्छा रहेगा। धम्म के प्रचार के लिए ही महातत्व नामक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की थी। जो महतत्व है एक विशेष अधिकारी था और उसकी उन्होंने आपका नियुक्ति की। क्लियर है, ध्यान रहेगा, ये कहानी है इसके अंतर्गत। ठीक, जो आपको देखनी है कि महतत्व कौन, तो जो धर्म अधिकारी था उसका नाम रखा गया। ठीक, हो गया। चलिए, महामत को आप क्लियर हो गया। अब पढ़ते हैं मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था। 19वीं शताब्दी तक जब इतिहासकारों ने भारत के आरंभिक इतिहास की रचना की तो शुरुआत में
मौर्य साम्राज्य को इतिहास का एक प्रमुख काल माना गया। भारत ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन और एक औपनिवेशिक देश था। 19वीं और आरंभिक 20वीं शताब्दी के भीतर इतिहासकारों को प्राचीन भारत में एक ऐसा साम्राज्य की संभावना बहुत चुनौतीपूर्ण था, उत्साहवर्धक लगी। स्तर पर मूर्तियों के सहत मूत्रिका मौर्यकालीन सभी पुरातत्व अद्भुत कला का जो प्रमाण है वो सब हमको यहाँ देखने के लिए मिला, जो साम्राज्य की पहचान मानने जाते हैं। इतिहासकारों को लगता था कि अभिलेख पर संदेश अन्य शासकों के अभिलेख से भिन्न है। खैर, जो अभिलेख लिखे गए हैं इन शासकों के अन्य शासकों से भिन्न है। इसमें उन्हें यह लगता था कि अन्य शासक की अपेक्षा अशोक एक बहुत शक्तिशाली और पराक्रमी शासक थे। इसके बाद उन्होंने राजाओं को अपेक्षाकृत नवीन और अपने साथ बड़ी उपाधियों से जोड़ा। इसलिए ने कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि 20वीं शताब्दी में राष्ट्रवादी नेताओं ने भी इनकी प्रेरणादायक कहानी को अशोक के रूप में पढ़ा, देखा और समझा। क्लियर है? देख लिया? फिर भी मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था, यह साम्राज्य मात्र 150 साल तक ही चला। इसने उपमहाद्वीप के इस लंबे और बहुत बड़े काल में नहीं माना जा सकता। इसके अतिरिक्त आप इसे मानचित्र 2 को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मौर्य साम्राज्य उपमहाद्वीप के सभी क्षेत्रों तक नहीं फैल पाया। यहाँ तक कि साम्राज्य की सीमा के अंतर्गत भी नियंत्रण एक असमान नहीं था और दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के आते आते उपमहाद्वीप के कई भागों में नए शासक और नए रजवाड़े स्थापित हो गए। कैसे हैं? नए शासक और नए रजवाड़े कैसे हो गए, वहां पर स्थापित हो गए। तो ये सारी चीजें ये हमको इसमें आपका देखने लगी और हमने इनको देखा। क्लियर है? तो इस तरीके से नए नए शासन, नए नए साम्राज्य, नए नए प्रशासन, नए नए लोग और नए नए काले काल में बसे गए नियंत्रण शताब्दी की मौर्य साम्राज्य पूरा क्षेत्र में कैसे फैले, इनका भूभाग और पूरी संरचना को हमको इसमें दिखाई दिया है। क्लियर है? और आप इसको देख सकते हैं। क्लियर है कि मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था और किस किस तरीके से ये पूरा काम कर रहा था। क्लियर है? देखिए आप आगे बढ़ जाए। आगे देखते हैं। राजधर्म के नवीन सिद्धांत। दक्षिण के राजा और सरदार उपमहाद्वीप के दक्कन और उसे दक्षिण के क्षेत्र में स्थित तलिकम अर्थात आपके तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश, केरल के कुछ हिस्से में चोल, चेर, पांड्य जैसे सरदारों का उदय हुआ और राज बहुत समृद्ध। कैसे थे ये जो राज थे? ये बहुत आपके समृद्ध थे। क्लियर है? सरदार और आपका सरदार। सरदार एक आपका शक्तिशाली व्यक्ति होता था जिसका पद वंशानुगत भी होता था। उसके समर्थक और उसके खानदान के लोग होते थे। सरदार के कार्यों में विशेष अनुष्ठान का संचालन और युद्ध का समय नेतृत्व था और विवाद को सुलझाने के मध्यस्थता से भूमिका निभाई और अपने लोगों को भेंट लेते थे और अपने धर्मस्थ को उन्हें भेंट का वितरण भी किया करते थे। मान्यता के अनुसार स्थानीय सेना अधिकारी नहीं थी। ठीक? और ये चीजें स्थानीय सेना के अधिकारी आपका नहीं थे। हमें इन राज्यों के बारे में विभिन्न प्रकार के स्रोत से जानकारी मिलती। तो उदाहरण के तौर पर प्राचीन तमिल संगम ऐसी कविता हैं जो सरदार के वितरण देती हैं और उन्हें स्रोतों का संकलन और वितरण किस प्रकार किया गया देखिए। कई सरदार राजा लंबी दूरी के व्यापार के द्वारा राजस्व जुटाते हैं। इनके मध्य पश्चिमी भारत क्षेत्र में प्रशासन करने वाले सातवाहन को द्वितीय शताब्दी तक और उपमहाद्वीप के पश्चिमी उत्तर और पश्चिम के शासनकाल के मध्य में ऐसे मूल के शासक शामिल हैं। उनके सामाजिक उद्भव के बारे में हम जानकारी तो नहीं है, लेकिन जैसा कि हमने सातवाहन शासकों के बारे में पढ़ा है और 3 अध्याय पढ़े हैं। एक बार हम सत्ता के बारे में, उनके बारे में ऊंचाई और सामाजिक अस्तित्व का कई प्रकार से दावे किए जाते हैं और उनको हम लोग देखेंगे उन दावों को क्या है। क्लियर है?
उन सब चीजों को हम लोग आपका पढ़ेंगे और जानेंगे। ठीक, एक बार देखिए कि कैसे कैसे वो दावे कर रहे हैं, किस किस प्रकार से उनके दावे हैं, कहाँ कहाँ पर वो आपका दावा कर रहे हैं, इन सबको हमको देखना। देख लिया, आगे बढ़ जाए। बात करते हैं वैदिक राजाओं की। वैदिक राजा यानी कि वैदिक सभ्यता के दौरान जो राजा थे, उनको राजा के लिए उच्च स्थिति प्राप्त करने के लिए एक साधन विभिन्न देवी देवताओं के साथ जुड़ा होना था। मध्य एशिया से लेकर पश्चिमी उत्तर भारत के शासनकाल करने वाले कुषाण शासकों ने प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तक इस उपाय में सबसे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। कुषाण इतिहास की रचना और अभिलेख और साहित्य परंपरा के माध्यम से की गई इस प्रकार की राजधर्म को कुषाण शासकों ने प्रस्तुत की थी। जो राजधर्म है वो किसने प्रस्तुत किया है? कुषाण। और इच्छा प्रस्तुत की और सर्वोत्तम प्रमाण उनके सिक्के और जो उनकी मूर्तियां हैं उनसे ये सारी चीजें हमको क्या होती हैं, प्राप्त होती हैं कि भाई इन्होंने क्या कुछ कैसा किया है, उनका क्या चीजें हैं, उनको देखा है। क्लियर है? और इसकी इच्छा है और इसमें सर्वोत्तम प्रमाण सिक्के मिले हैं और यहीं से क्या हुए, आपके मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं। उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास एक माठ देव नामक कुषाण शासक की विशालकाय मूर्ति लगाई गई। अफगानिस्तान के एक देव स्थल पर भी इसी प्रकार की मूर्ति मिली है, जो कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मूर्ति के जरिए कुषाण स्वयं को देवतुल्य प्रस्तुत करना चाहता था। कुषाण शासकों ने अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाई। तो देवपुत्र कौन लगाते थे? कुषाण। और चीनी शासकों से प्रेरित हुए और स्वयं को स्वर्गपुत्र कहा। तो देवपुत्र और स्वर्गपुत्र की जो उपाधि है वो आपका कुषाणों ने ली है अपनी। क्लियर है? तो कुषाण आप जानते हैं कि मथुरा में वहां उनकी राजधानी थी और बेहतरीन आपकी कला के लिए, मूर्तियों के लिए बड़े उत्कृष्ट थे, क्योंकि एक शाखा इनकी रोम की तरफ थी, एक इनकी यूची आपकी चाइना में थी, एक भारत में थी। क्लियर है? ये आपको पता होना चाहिए। चौथी शताब्दी में गुप्त साम्राज्य, कई बड़े साम्राज्य साक्ष्य मिले। इनमें से कई साम्राज्य सामंतों पर भी निर्भर थे, अपना निर्वाह स्थानीय शासक द्वारा करते थे, जिससे भूमि पर नियंत्रण शामिल था। शासकों को आदत था कि सैनिक सहायता भी करते थे। सामंत शक्तिशाली होते थे और वे राजा भी बनाते थे, और राजा आपका दुर्लभ होते थे और बड़े शासकों के अधीन हो जाते थे। गुप्त शासकों का इतिहास साहित्य, सिक्के और अभिलेख की सहायता से लिखा गया है। कवियों द्वारा अपने राजा और स्वामी की प्रशंसा में लिखी गई प्रशस्तियों का उपयोग किया जा रहा है। इसे इतिहासकार इन रचनाओं के आधार पर ऐतिहासिक निकालने का प्रयास करते हैं और उनके रचयिता और तथ्य उनकी अपेक्षा में काव्य ग्रंथ मानते हैं। उदाहरण के तौर पर इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख से नाम से प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की रचना हरिश्चंद्र, जो स्वयं गुप्त सम्राटों के संभवतः शक्तिशाली समुद्रगुप्त का राजकवि ने की थी। तो जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है ये किसने लिखा है? हर्षण। समुद्रगुप्त के टाइम पर था ये, और ये उनका राजकवि था। तो इस प्रकार की प्रयाग प्रशस्ति है, ऐसा लिखा, ये तो उसकी वो है, वो मिला है जो। क्लियर है? ये है वैदिक राजाओं की कल्पना, ये थी वैदिक राजाओं की कहानियां। क्लियर है? जो आप इनको देखेंगे। हो गया? आगे बढ़े, चलिए। ये देखिए, अब हमको कुछ सिक्के विक्के भी मिले हैं। एक कुषाण सिक्का है, जिसके अग्रभाग पर कनिष्क है और पृष्ठभाग पर देवता है। ये कनिष्क की मूर्ति है और ये देवता की मूर्ति बनी है, आप देख सकते हैं। सोने के सिक्के हैं ये। देख लिया? समुद्र गुप्त की प्रयाग प्रशस्ति। यह प्रयाग प्रशस्ति एक प्रकार का अंश है। धरती पर उनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था, यानी कि कोई उनका कॉम्पिटिटर नहीं था जो उनसे लड़ सके।
अनेक गुणों और शुभ कार्यों से संपन्न अपने पैरों के तलवे और अन्य राजाओं के यश को मिटा दिया। कह रहे हैं जो उनके पैरों के तलवों ने कितने राजाओं के जो यश हैं वो मिटा दिए। ये परंपरा पुरुषनीय है, पड़ोसी है। साधु भले ही समृद्ध और असाधु बुरे विनाश के कारण हो, वे अज्ञे हैं और उनके कोमल हृदय को भक्ति और विनम्रता से ही वश में किया जा सकता है। ये करुणा से भरे हुए हैं और अनेक गायों के दाता हैं और उनके मस्तिष्क की दीक्षा दान दिखाते हुए और पीड़ितों के उद्धार के लिए की गई है और मानवता के लिए दिव्य उदारता की मूर्ति है। और देवताओं में कुबेर, धन, वरुण, इंद्र और देव तुल्य हैं और यम आपकी मृत्यु के देवता है। बता दिया कि भैया कौन किस प्रकार का देवता है, क्या क्या स्थिति है। ये देखिए, ये इस प्रकार की मूर्ति वहां मिली है। देख लिया। अब देखिए, सेना के लिए हाथी पकड़ना। अर्थशास्त्र में सैनिक और प्रशासनिक संगठन के बारे में विस्तार से विवरण मिलता है। यह शास्त्र जो है कौटिल्य की जो पुस्तक है उसमें विवरण है और मिसाल के तौर पर हाथी को पकड़ने के उपाय और उसमें लिखा गया है। हाथी वनों के संरक्षक हाथियों को पालने के लिए लोग हाथी के पैरों में जंजीर बांधने वाले लोग समकक्षों वनस्पति महत्व के साथ मिलकर 7 हथनियों की मदद करते थे। कहते थे इस प्रकार के मिले हुए थे और ये आपस में मिलकर इन सभी हथनियों की मदद किया करते थे और मल मूत्र की पहचान के इनके पकड़ने के काम आते थे। जो इनका मल मूत्र है, गोबर है, जो बेचते उसको देखते थे कैसे पकड़ा जाएगा, किस रास्ते से गया है। यूनानी स्रोत के अनुसार मौर्य साम्राज्य के पास 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार, 9,000 हाथी थे। कुछ इतिहासकार इस विवरण को अतिशयोक्ति मानते हैं। कितना कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? जब आज आज हमारे पास इतनी विशाल सेना है तो मगध के पास क्यों इतना बड़ा साम्राज्य था और जब इतना विस्तृत था तो क्यों नहीं हो सकती इतनी बड़ी विशाल? ये सारी चीजों का होना बड़ा संभव। क्लियर है? क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के जो है मेरे प्यारे बच्चों इस लेक्चर में इतना ही। अभी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। धन्यवाद।